लोकेशनल थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके कोर्स में सेकंड थर्ड यूनिट में है, आप लोग देखिएगा उसको अपने सिलेबस को। तो हम लोग आज उद्योगों को कहाँ पे कैसी स्थिति, उद्योग कैसे, किसी भी उद्योग को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं या उसकी लोकेशन कैसी होगी, जिसको कहा जाता है उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत है। और आप सब लोग जानते हैं कि उद्योग, कोई भी उद्योग जो भी अगर हम डेवलप करना है तो उसके उद्योग के स्थानापन्न के लिए प्रमुख जो बातें होती हैं, बहुत जरूरी बातें हैं जिनके अवसर कोई भी उद्योग जो है स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज जब हम उद्योगों की बात कर रहे हैं तो दुनिया में जहाँ भी उद्योग स्थापित हुए, जो भी हमारे औद्योगिक कंट्रीज हैं या इंडस्ट्रियल रीजन हैं, वहाँ पे कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है, उनके बिना कोई भी उद्योग स्थापित होना संभव नहीं है। तो जो कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक हैं उसमें सबसे पहला है कच्चा माल। उद्योग तभी स्थापित हो सकता है जहाँ पे कि कच्चा माल होगा, कच्चे माल की अगर स्थापित नहीं हो सकता। दूसरा है, उससे बड़ी बात है कि पूंजी की उपलब्धता, यानी कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए, कच्चा माल रॉ मटेरियल तो होना ही चाहिए, इसके अलावा आपके पास पूंजी या कैपिटल के रूप में आपके पास धन नहीं होगा तो आप जो है उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है सबसे बड़ी चीज है जो है श्रम। और श्रम भी कैसा श्रम होना चाहिए, सस्ता श्रम। श्रम अगर महंगा होगा तो आप जानते हैं कि उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मार्केट में उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी किसी भी उत्पादित वस्तु की। और मार्केट में अगर मूल्य ज्यादा होता है, आप लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ चुके होंगे पहले, तो मूल्य जब ज्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाती है, मूल्य कम होता है तो क्या होगा, डिमांड में बढ़ती जाती है। तो इसलिए जो है सस्ता श्रम जो है बहुत जरूरी है किसी भी उद्योग को संचालित करने के लिए। इसके अलावा जो है हमारे पास जल होना चाहिए महत्वपूर्ण तथ्य, जो बाजार, ठीक है, ऐसा मार्केट हो जिसकी जरूरत हो, जिसमें डिमांड की हो। बाजार अगर उपलब्ध नहीं होगा, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी भी उद्योग को संचालित करने के लिए जो भी हम उत्पादित माल है उसको खरीदार अगर नहीं होंगे या उसके सराउंडिंग एरिया में बाजार नहीं होगा तो क्या होगा, तब भी हम कोई भी उद्योग को सुचारू रूप से नहीं चला सकते। तो बिल्कुल कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पूंजी की सुविधा, सस्ता श्रम, बाजार, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है हमारे पास परिवहन के साधन। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में परिवहन के साधन उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि हम जो कच्चा माल है उसको लाने, जो तैयार है माल है उसको ले मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए। इन साधनों के अभाव में, इन तमाम चीजों के अभाव में जो है हम कोई भी उद्योग किसी भी तरह से संचालित नहीं कर सकते। तो इसलिए इनके लिए ये तो आवश्यकता है ही है, ठीक है, कि जैसे किसी भी कृषि कार्य के करने के लिए भूमि की जरूरत है या फिर वर्षा, तापमान, इन सब चीजों की जरूरत है, इसी तरह से किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए हमारे पास इन सब चीजों का पूंजी है, श्रम है, कच्चा माल है, परिवहन के साधन है, और इसके अलावा ईंधन, ऊर्जा की शक्ति के संसाधन है। ये अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो कोई भी उद्योग जो है संचालित नहीं हो सकता। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो इनके स्थानापन्न के लिए, यानी कि उनको स्थापन करने के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता अलावा हमारे पास बाजार होना चाहिए, स्थायीकरण होना चाहिए, ठीक है। जो भी मार्केट हो वहाँ पे फ्रिक्वेंटली डिमांड होगी, अगर डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, तैयार माल की खपत नहीं होगी और फैक्ट्री बंद होने की जरूरत नौबत आ जाती है। तो इसलिए कुछ उद्योगों के स्थानापन्न के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने अपने जो विचार रखे, जैसे थ्यूरियन का मॉडल मैंने बताया था उद्योगों के कृषि कार्य के स्थानापन्न के लिए, इसी तरह से अल्फ्रेड वेबर ने भी उद्योगों के अवस्थिति के अल्फ्रेड वेबर जो थे, ये इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि उद्योगों की अवस्थिति, यानी इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, कि उद्योगों के स्थानापन्न की सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है, वेबर की थ्योरी को उद्योगों के लिए संदर्भ में, ठीक है। तो वेबर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और हालांकि ये वेबर जो थे वो एक जर्मन अर्थशास्त्री विद्वान थे, और इन्होंने 1909 में एक अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी और लोकेशन थ्योरी ऑफ इंडस्ट्री के नाम से इन्होंने इस पुस्तक में जो है अपना 1929 में इस प्रकाशन किया था कि किसी भी उद्योग के लिए कहाँ पे
अवस्थिति होनी चाहिए। इसको नाम दिया थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कहाँ पे उद्योग स्थापित किए जाए। ठीक है, जब इन्होंने इस थ्योरी को बनाया, इन्होंने कुछ एक मान्यताएं ली, कुछ हाइपोथेसिस उनको कहना चाहिए, कुछ मान्यताएं, उनके बिना कोई भी उद्योग संचालित नहीं हो सकता। जो मैंने इससे पहले बताया वो तो किसी भी उद्योग के लिए कहीं भी कोई लगाए तो ये तो आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ मान्यताएं भी थी उन्होंने जिन मान्यताओं के सहारे ही उन्होंने बताया कि कोई उद्योग कहाँ पे स्थापित हो सकता है। उन्होंने सबसे पहला जो किया, उद्योगों की स्थापना हेतु समान प्रदेश की कल्पना की। यानी कि अगर कोई उद्योग लगा, उसके चारों ओर की जलवायु, स्थलाकृति यानी कि भौगोलिक बनावट या भू-आकृतिक बनावट, मानव प्रजाति, जनसंख्या, तकनीकी आदि जो है, तकनीकी या टेक्नोलॉजी आदि सब जगह जहाँ पे भी उद्योग लगा उसके चारों ओर जो है एक समान हो और एक ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था हो। ठीक है, ये इनकी पहली शर्त थी या पहली मान्यता थी। दूसरा, उन्होंने कहा कच्ची सामग्री के स्रोत मालूम हो, जहाँ से भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए उसके हमको स्रोत पता होना चाहिए, तथा उनकी पूरी दूरी, कितनी दूरी किलोमीटर पे दूर है, किसी उद्योग को स्थापन होने के कितने किलोमीटर दूरी पे कच्चे माल के स्रोत हैं, और वो सर्वत्र सुलभ होते हैं, कहाँ पे हैं, सब जगह उपलब्ध है। यानी ये इसके पहले से ही उनको जानकारी होनी चाहिए, ये मानना चाहिए कच्चे माल का स्रोत और जो है वो सर्वत्र सुलभ होनी चाहिए। जहाँ पे उद्योग लगाए उसके चारों ओर वो कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए, तभी कोई जगह पे इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। ऐसे उन्होंने उद्योग को स्थापित करने के लिए दूसरा मान्यता थी उनकी। तीसरा, उन्होंने माना कि बाजार की स्थिति एक एवं आकार ज्ञात है, कि बाजार कितना बड़ा है, कितनी डिमांड है, उसकी पॉपुलेशन क्या है, बाजार एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूरी, आपके उद्योग केंद्र से बाजार की जो दूरी है वो कितनी है, और एक बिंदु से दूसरे, अगर 3-4 जगह आपका कच्चा माल मिल रहा, उन जगहों से भी बाजार की स्थिति या जो दूरी है उसको भी उन्होंने जरूरी माना। इसे उन्होंने प्रतिस्पर्धा की स्थिति माना। यानी कि आप एक इंडस्ट्री जब लगाती, कोई चीज उद्योग उत्पादित करता है, कोई चीज का तैयार माल, तो उसकी आपस में मार्केट में दूसरे इंडस्ट्री ने भी उसको तैयार किया तो उसकी प्रतिस्पर्धा रहती थी कि कितनी दूरी पे आपके पास मार्केट है, कि आप अपना सामान बिना कम से कम परिवहन लागत के द्वारा पहुंचा सके, ताकि मार्केट वैल्यू जो हो उसका ज्यादा ना हो। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा रहेगी। तो अगर नजदीक होगा आपका मार्केट तो क्या होगा, परिवहन लागत कम हो जाएगी, और परिवहन लागत कम होने से क्या होगा, उसका दाम नहीं बढ़ेगा, तो आपके माल की डिमांड होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा प्रतिस्पर्धा के कारण ध्यान रखना है कि बाजार जो है कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, हेलो, सुन रहे हैं ना? इसके अलावा चौथा उन्होंने कहा कि श्रम निश्चित स्थानों में मिलते हैं, जो कि श्रम जो यानी कि मजदूरी के रूप में उद्योगों में काम करते हैं लोग, वो उसको कितनी दूरी पर, कितनी जो है वांछित यानी भरपूर मात्रा में वहाँ पे श्रम वहाँ पे उपलब्ध है, यानी इसके बारे में उन्होंने मान्यता रखी थी कि ये चीजें भी होनी जरूरी है किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने माना परिवहन लागत केवल भार तथा दूरी के अनुपात में बढ़ता है। उन्होंने कहा अगर हम परिवहन किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे माल को पहुंचाएंगे तो जो परिवहन लागत होगी तो क्या होगी, भार, कितना भार है उसमें, कितना टन आपने गाड़ी में या ट्रक में भरा है और दूरी कितनी है। ठीक है, उसकी दूरी के अनुसार क्या होगा, परिवहन की जो कीमत होगी, लागत होगी जो प्रोडक्शन में, वो जुड़ जाती है। तो ये भार और दूरी के अनुपात में जो है लागत बढ़ेगी, ये मानते थे वेबर। ठीक है, वेबर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए पारिभाषिक कुछ शब्दों का भी यूज किया था। इन्होंने पहला शब्द यूज किया सर्वत्र सुलभ पदार्थ। ठीक है, जो भी पदार्थ है वो सर्वत्र सुलभ हो, वो पदार्थ जो सर्वत्र प्राप्त है तथा जिनका सर्वत्र एक ही मूल्य होता है। कोई भी चीज अगर बेची जा रही है तो वो सब जो कच्चा माल है उसको लिया जा रहा है तो उसका मूल्य चारों ओर जो है सभी जगह एक ही होगा और सभी जगह प्राप्त होगा। दूसरा उन्होंने माना उसको स्थानीय पदार्थ, लोकेशन मटेरियल जिसको कहा जाता है, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा वे पदार्थ जो किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में ही मिलते हैं, कुछ स्थानीय पदार्थ है और दूसरी जगह नहीं मिलते। जैसे लोहा है, किसी खास जगह पर ही मिलता, सब जगह नहीं मिलता है। इसी तरह तांबा है, सब जगह नहीं मिलता, किसी एक खास जगह पर ही मिलता है। इसी तरह से आपको गर्म कपड़े बनाने के लिए जो ऊन है वो जहाँ पे भेड़ होंगी उन्हीं जगहों पे खास करके मिलता है। तो इसलिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्थानीय होते हैं, जिनको हर जगह उपलब्ध नहीं होते। तो ये भी उन्होंने मान्यता रखी थी। तीसरा उन्होंने रखा था प्योर मटेरियल, जो शुद्ध पदार्थ, वे पदार्थ जिनका उत्पादन प्रक्रिया में कम नहीं होता, जिनका वजन उत्पादन की प्रक्रिया में कम नहीं होता। जैसे आप जानते हैं कि सूती वस्त्र बनाने के लिए आपको कपास की खेती जरूरत होती है और जब कपास पैदा होता है तो रुई के साथ उसके अंदर बिनौला दिया जाता है।
यानी उसका बीज भी उसमें चिपक जाता है। तो जब हम कच्चा माल के रूप में उसको लाते हैं तो वो भी चीज आता है, और जब हम उसको परिशोधित करते हैं तो उसमें से आधा जो है रॉ मटेरियल उस कच्चे माल में से आधा जो है वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, जो कि सूती वस्त्र के लिए उपयोगी है। तो हमें ऐसा पदार्थ चाहिए जो कि जिसको जब हम जहाँ से उठाएं उसको जब हम सूती वस्त्र से कपास से सूती वस्त्र बनाए तो हमारा जो कपास का जब जो वेट था वही जब तैयार वस्त्र हो जाएगा उसका वेट, और जो अगर हम 100 क्विंटल लाए हैं तो उसका जो तैयार माल है वो भी 100 क्विंटल ही होना चाहिए। ये उन्होंने माना था कि यानी कि जो जिस चीज से हम बनाए वो शुद्ध होना चाहिए। उसको घर यहाँ पता चला एक जगह से दूसरी जगह लाए तो उसमें परिष्कृत करने में या उसको शुद्ध करने में जो आधा माल तो वेस्ट चला गया और जो हमारा तैयार माल है वो 50% भी नहीं निकला। तो इन्होंने माना कि ऐसा पदार्थ होना चाहिए कि जो कि प्योर मटेरियल हो। इसके अलावा सकल पदार्थ यानी ग्रॉस मटेरियल, वे पदार्थ जिनका वजन उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हम उसको कच्चे माल से तैयार माल बनाते हैं, तैयार करते हैं माल को, तो उसमें क्या होता है माल की जो कीमत, तैयार माल की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है। उसमें उन्होंने कहा सकल, इनको कहा इन्होंने ग्रॉस मटेरियल। ठीक है, तो जैसे है आप गन्ना से चीनी बनाते हैं तो आप गन्ने का ट्रक भर के ले जाते हैं, जब गन्ने की पिराई करते हैं तो उसमें से आधा गन्ना तो आपको घास के रूप में बाहर निकल आता है। देखा आपने, वो बिल्कुल निकल के आ जाता है, जो उसका रस तो निकल जाता है। तो जो एक ट्रक गन्ना गया था वो आधा ट्रक तो उसमें से रॉ मटेरियल निकल जाता है, या इसको कहते हैं क्रॉप बेस्ड भी कहते हैं। तो वो ऐसा इसको कहना चाहिए उत्पादन भाग, इसको क्या कहा उन्होंने सकल पदार्थ के रूप में जाना। इसके अलावा पांचवा जो उन्होंने मान्यता रखी मटेरियल इंडेक्स कहा, कच्ची सामग्री तथा उससे निर्मित वस्तुओं के वजन के अनुपात को पदार्थ सूचकांक कहा। यानी कि कच्ची सामग्री तथा उससे निर्मित वस्तुओं के वजन के अनुपात को, जो कच्ची सामग्री से सामान निकला उसके उन दोनों का वजन करेंगे तो उसको पदार्थ सूचकांक, यानी कि जो शुद्ध मटेरियल निकला वो इतना निकला, उसको उन्होंने शब्द का नाम दिया पदार्थ सूचकांक। ठीक है, यदि निर्मित माल कच्चे माल के बराबर है तो सूचकांक 1 होगा। यानी कि जो कच्चा माल 1 क्विंटल था और तैयार माल भी 1 क्विंटल है तो क्या सूचकांक उन्होंने क्या माना 1 होगा। और यदि कच्चा माल कम है और सूचकांक सदा 1 जैसा 1 से अधिक होगा, क्या यदि निर्मित माल कच्चे माल से कम है, जो तैयार माल कच्चे माल से कम है तो पदार्थ सूचकांक सदैव 1 ही होगा उन्होंने कहा। ठीक है, हमेशा 1 ही रहेगा। अगर कच्चा माल ज्यादा है तैयार माल कम है तो पदार्थ सूचकांक, इसका साधारण शब्दों में कहिए तो पदार्थ सूचकांक 1 ही रहेगा। मटेरियल इंडेक्स हमेशा 1 ही रहेगा, ये उन्होंने मान्यता रखी थी। तीसरा और छठा उन्होंने कहा था स्थानीयकरण भार, लोकेशनल वेट, कितना वेट रहेगा। ठीक है, परिवहन किए जाने वाले कुल पदार्थ एवं निर्मित वस्तु के भार को स्थायीकरण कहा जाता है। ठीक है, परिवहन किए जाने वाले कुल पदार्थ एवं निर्मित वस्तु स्थानीयकरण भार कहा जाता है। जो कुल तैयार माल है परिवहन किया गया और जो निर्मित माल है उसको हमने कहा स्थानीयकरण भार कहा। दोनों को सर्वसुलभ पदार्थों का प्रयोग करने वाले उद्योगों में यह भार 1 होता है। सर्वसुलभ माने जो हमेशा हर जगह प्राप्त हो, उसमें और क्योंकि इसमें निर्मित वस्तु को का भार परिवहन करना पड़ता है। जो निर्मित वस्तु है उसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, क्योंकि ये पदार्थ सर्वसुलभ है, कहीं खास जगह पे उत्पादन जो हुआ तांबा सोना जैसे नहीं है, सब उपलब्ध पदार्थ हैं। इस कारण इनका जो परिवहन है निर्मित वस्तु का भार परिवहन, क्योंकि इनकी निर्मित वस्तु का ही भार परिवहन करना पड़ता है, इसलिए ये क्या होगा हमेशा 1 होता है, ये उन्होंने माना। किंतु यदि शुद्ध पदार्थ से वस्तु निर्मित है तो वस्तु के भार के बराबर ही कच्चे माल का परिवहन करना, यानी कि अगर शुद्ध पदार्थ से तैयार कर रहे हैं हम कोई चीज तो उसको जो तैयार माल है वो भी उन दोनों का भार जो है बराबर होगा, कच्चे माल का भी और तैयार माल का भी। ठीक है, और इसके अलावा 7वां जो उन्होंने कहा श्रम लागत सूचकांक, इंडेक्स ऑफ लेबर कॉस्ट कहा। निर्मित वस्तु की प्रति इकाई तैयार करने में लगने वाली औसत श्रम लागत को श्रम लागत सूचकांक। यदि कोई वस्तु को हम तैयार कर रहे हैं कच्चे माल से, उसको निर्मित कर रहे हैं, तो जो उस समय लेबर लगी यानी कि जो उसमें श्रम लगा, उन दोनों को लगने वाली जो श्रम लागत है, यानी कि उसको पर डे कितना बेच दिया और पूरा 23 दिन में कितना बेच दिया, 1 साल में कितना दिया, 1 दिन में इतना प्रोडक्शन हुआ और उसमें से इतना तो मजदूरों की मजदूरी देने में लग गया। जब इन दोनों को हम तय करते हैं तो उसको श्रम लागत सूचकांक या कहते हैं इसको इंडेक्स और लेबर कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा आता है नंबर 1 पे श्रम गुणांक, लेबर कोफिशिएंट जिसको कहा जाता है। ये श्रम लागत सूचकांक एवं स्थानीयकरण भार के अनुपात को श्रम गुणांक कहा जाता है।
किसको, श्रम लागत सूचकांक, यानी कि किसको, जो पर डे उसमें प्रोडक्शन हुआ उसमें श्रमिक की जो को जो पे किया जाए उसको, और स्थानीयकरण भार के अनुपात को हम कहते हैं श्रम गुणांक। इसके अलावा उन्होंने एक नई आइसोडोपिन शब्द का इस्तेमाल किया। पहली बार कहीं उन्होंने आइसोडोपिन किसे कहते हैं, अक्सर पूछा भी जाता है कॉम्पिटिशन्स में। अगर वेबर का उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आइसोडोपिन की है। इसको आइसोडोपिन का मतलब है न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु के चारों ओर समान अतिरिक्त परिवहन व्यय सूचक रेखा को आइसोडोपिन कहा जाए। यानी कि अपने सराउंडिंग में आपने कोई जो तैयार माल है उसको अपने जहाँ बाजार तक पहुंचाने के लिए, और जो कच्चा माल है उसको उद्योग तक पहुंचाने के लिए, जो आपकी सराउंडिंग जहाँ पर उद्योग है उसके बीच में जो आपने उसको सामान को पहुंचाना है, कच्चे माल को भी और तैयार माल को, उस रेखा को, उस क्षेत्र को मिलाने वाली जो रेखा उसको आइसोडोपिन के नाम से इन्होंने परिभाषित किया है। इसके अलावा वेबर ने जो है उद्योगों के अवस्थिति के 3 कारक विशेष प्रभावित करने वाले 3 कारकों की व्याख्या की है। पहला है परिवहन लागत, दूसरा श्रम लागत और तीसरा है समूहीकरण। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग बच्चे? यस। इसके अलावा परिवहन लागत के जो प्रभाव है, उन्होंने कहा वेबर ने परिवहन लागत के प्रभावों को 2 अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम अवस्था में इन्होंने बताया, इस अवस्था में यदि एक ही कच्चे माल की आवश्यकता हो तथा उत्पादित वस्तु के लिए एक ही बाजार हो तो निम्नलिखित चार, यानी कि एक ही प्रकार का कच्चा माल आपकी फैक्ट्री में यूज हो रहा है और उत्पादित वस्तु भी एक ही बाजार में जानी हो तो निम्न कुछ शर्तें उन्होंने बताई कि पहला है कि यदि कच्चा माल सर्वत्र सुलभ, यदि कच्चा माल सभी जगह मिल रहा होगा तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा, क्योंकि इस स्थिति में परिवहन पर व्यय नहीं होगा। अगर कच्चा माल ऐसा है कि जो सब जगह मिल रहा होगा तो उद्योग जो है बाजार के सराउंडिंग एरिया में स्थापित होगा, क्योंकि परिवहन लागत कहीं से भी आप उस कच्चा माल लाएंगे तो उसका जो है परिवहन का व्यय एक सा होगा। ठीक है, व्यवहार एक सा होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि कच्चा माल शुद्ध और स्थानीय, यदि कि खास तरह का जो लोहा है, तांबा है, कपास है, ऐसी चीज है शुद्ध है और स्थानीय है, तो उद्योग कच्चे माल के स्रोत पर, उद्योग वहाँ कहाँ पे होगा ऐसी स्थिति में, कच्चे माल के स्रोत पे होगा, क्योंकि अगर शुद्ध है उसमें से परिशोधित करके आधा मटेरियल बेस्ट नहीं जाएगा तो उद्योग कहाँ स्थापित होगा, जहाँ पे की रॉ मटेरियल उपलब्ध हो, क्योंकि उसको जो कच्चा माल जो है शुद्ध है। इस स्थिति में परिवहन व्यय किसी भी हालत में बराबर नहीं ही पड़ेगा। अगर हम कच्चे माल के स्रोत के पास ही उद्योग को स्थापित करेंगे तो परिवहन व्यय की जो है लगभग समान ही पड़ेगा, क्योंकि हम कच्चा माल ले जाएंगे। इससे अच्छा तो हम तैयार वहीं से उद्योगों के जहाँ पे कच्चा माल है रॉ मटेरियल केंद्र के पास ही उद्योग स्थापित करेंगे, तो जब हम तैयार माल उसको ले जाएंगे तो परिवहन उसका व्यय बिल्कुल लगभग समान ही पड़ेगा, कच्चा माल लाए चाहे तैयार माल लाए। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है जहाँ पे लोहा उद्योग होता है वो कहाँ होता है, कच्चे कोयला उद्योग के पास ही लोहा उद्योग को स्थापित किया जाता है, क्योंकि उसको परिशोधन करने में ज्यादा वो नहीं लगता, परेशानी नहीं होती। लेकिन कोयले को लाएंगे तो कोयला, और अक्सर देखा हूँ मयूरभंज भूमि जगह में कोयला और लोहा साथ साथ उपलब्ध है, तो उन्हीं जगहों पे उद्योग उन्हीं जगहों पे स्थापित हुए जहाँ पे की रॉ मटेरियल उपलब्ध है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कुछ अन्य मान्यता रखी। यदि उद्योग शुद्ध एवं सर्वत्र सुलभ पदार्थों का प्रयोग होता है, उद्योग में शुद्ध एवं सर्वत्र सुलभ पदार्थों का प्रयोग होता है तो उद्योग बाजार बिंदु पर ही स्थापित होगा। अगर सभी जगह है और सर्वत्र सुलभ है और शुद्ध है तो बाजार बिंदु पर ही उद्योग स्थापित होगा, न कि कच्चे माल के क्षेत्र में। अच्छा, ये तो उन्होंने प्रथम अवस्था के संदर्भ में अपने कुछ अवस्थाओं को प्रभाव बताया था। द्वितीय अवस्था में उन्होंने कहा कि यदि कच्चे माल के स्रोत हों, अधिक एक से ज्यादा कच्चे माल के स्रोत हों तो बाजार एक ही और बाजार एक ही हो। अगर कच्चे माल के बहुत सारे स्रोत हैं और बाजार एक ही हो तो 2 कच्चे माल से वेबर का तात्पर्य ऐसे पदार्थ जो अलग सुलभ स्रोतों से उपलब्ध है किंतु उत्पादन माल के लिए बाजार एक ही है। यानी कि 2 तरह का कच्चे माल को हमें चाहिए, कच्चे माल सर्वत्र उपलब्ध हो और हमें उनका बाजार भी एक ही हो, तो हम क्या करेंगे कि उत्पादित माल के लिए बाजार इस अवस्था में उद्योग के सामने स्थापना की जो सिद्धांत बताया, संभावनाएं बताई, उसको बताया कि यदि कच्चे माल सर्वत्र सुलभ है तो उद्योग की स्थापना बाजार बिंदु पर ही होगी, क्योंकि इस स्थिति में निर्मित वस्तु का पर परिवहन व्यय नहीं लगेगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना इस बात को, उन्होंने कहा कि 2 तरह के कच्चे माल हमें उद्योग में चाहिए पड़े और उन दोनों का ही बाजार एक है, तो हम उद्योग कहाँ लगाएंगे, जब बाजार में लगाएंगे, क्योंकि दोनों स्थिति में परिवहन लागत लगभग एक समान होगी। ये वेबर की मान्यता थी। इसके अलावा उन्होंने कहा दूसरा, यदि दो कच्चे पदार्थों में एक ही सर्वत्र सुलभ है,
दो कच्चे माल की यूज होती है और एक ही जगह, एक ही उसमें से एक ही सर्वत्र सुलभ है और दूसरा स्थानागत है, यानी कि किसी स्पेशल जगह पे मिलता है। तो बाजार से बाहर स्थित और दोनों शुद्ध पदार्थ हों तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा, इस तरह की उनकी मान्यता थी। इसके अलावा नंबर 3 इन्होंने बताया कि अधिक शुद्ध पदार्थों को प्रयुक्त करने वाला उद्योग भी बाजार के बिंदु पर ही स्थापित होगा। ठीक है, इन मान्यताओं के आधार पे वेबर ने अपने सिद्धांत को अपने मॉडल को बनाने की कोशिश की थी और बाजार के स्थापन का जो ये मॉडल है वेबर द्वारा बनाया गया, बहुत ही आज भी इसकी मान्यता है। इसको आज तक भी किसी ने डिनाई नहीं किया वेबर के उद्योगों के स्थानापन्न सिद्धांत को। तो इन्होंने मुख्यतः परिवहन लागत, बाजार और कच्चे माल के आधार पर किसी उद्योग को कहाँ पे लगना चाहिए, इसके संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेबर ने जो है सभी पदार्थों के सभी दिशाओं में परिवहन के समान किराए दर की कल्पना, लेकिन ऐसा संभव नहीं आज के संदर्भ। उस समय जब किया था उन्होंने 1929 में, तो उस समय तो इस तरह की ये सिद्धांत को कहना चाहिए लागू हो सकते थे इस तरह की अवस्थाएं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि किराया दर समान होंगे, हाँ, लेकिन आजकल के संदर्भ में नहीं होता है। किराया दर भार और दूरी के अनुपात में बढ़ता जाता है, ये बिल्कुल एक सर्वमान्य तथ्य है। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि वेबर ने, इसीलिए उन्होंने एक खास तरह की परिदृश्य की परिकल्पना की थी कि जहाँ को भी जाए, तैयार माल कहीं भी जाए, पूरब जाए, पश्चिम जाए, पहाड़ जाए, मैदान जाए, तो हमेशा किराया दर एक ही रहेगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो, मैदानी क्षेत्रों की ओर जाए तो किराया दर कम होती जाती है और पहाड़ों की ओर जाए तो व्यय और जो दूरी है और उसका भार है उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। वर्तमान समय में हालांकि इस सिद्धांत को उतनी स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती, इसकी सिद्धांत की आलोचना भी हुई। इसको मैं आइसोडीपिन तुमको भेजूंगी, यहाँ से चित्र तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन चित्र बता के भेजूंगी। तो वेबर ने इस तरह की जो शर्तें रखी, इस तरह की उन्होंने कहा परिवहन लागत एक सा होना चाहिए, भार और दूरी में किराया समान होना चाहिए। इस तरह की जो चीजें वर्तमान समय में लागू नहीं हो पाती, उस समय भी शायद ही लागू है, क्योंकि दूरी अगर ज्यादा होगी तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट देनी पड़ेगी और भार ज्यादा होगा तो उसके आधार पर आपको किराया देना होगा। तो इसमें भाड़ा जो है तब तय होता है जब परिवहन हमको लागत पता चलती है उससे, और उसके अलावा उसका जो ले जा रहा है उसको लाने का वेज उसमें मिला के किसी पदार्थ का दाम तय किया जाता है, उसका मूल्य निर्धारित होता है। तो इस तरह से उन्होंने वजन और दूरी की तुलना में प्रति इकाई दूरी पर लगने वाली लागत प्रति इकाई दूरी पर लगने वाली लागत को जो अधिक महत्व दिया था उनके लिए, वेबर ने ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसलिए इस सिद्धांत की जो है वेबर के सिद्धांत की बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई। वेबर ने के कुछ सिद्धांत को कुछ लोगों ने मान्यता नहीं दी, उन्होंने कहा कि ये केवल मान्यताओं और परिकल्पनाओं पर आधारित सिद्धांत है। तो वेबर की जो सिद्धांत की आलोचना सबसे पहले कहा गया कि वेबर ने केवल परिवहन लागत पर ही ध्यान दिया। उन्होंने केवल कहा कि उद्योगों के स्थापन से ज्यादा उन्होंने परिवहन लागत पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा इतना परिवहन लागत होगी तो माल बढ़ जाएगा, दूरी होगी तो ऐसा हो जाएगा, एक तरह का परिवहन लागत होनी चाहिए, सर कहीं भी सामान मिल जाए। इसलिए इसकी हमेशा आलोचना की गई, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, इन्होंने पूरी सिद्धांत कच्ची सामग्री के स्रोत पर एवं बाजार केंद्र को मानकर ही विश्लेषण किया। इन्होंने कहा कि कच्ची सामग्री जहाँ पे वहीं पे उद्योग लगाए। आज के समय में इतना ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, कच्चा माल हम विदेशों से भी लाते हैं, कार्गो विमान हमारे चलते हैं, जलयान हमारे चलते हैं, जो कि केवल रॉ मटेरियल एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, तैयार माल एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये वर्तमान समय में तो ये कहीं भी तार्किक नहीं लगता कि इस तरह से हो कि कच्चे माल की जगह ही तैयार उद्योग को स्थापित किया जाए। ये जो है इसलिए इस सिद्धांत की बहुत आलोचना की गई। इसके अलावा परिवहन में अंतर भार दूरी के अनुपात में माना। वेबर ने परिवहन में अंतर भार तथा दूरी के अनुपात माना। उन्होंने परिवहन लागत सभी जगह समान मानी। ऐसा संभव नहीं है आज के भूदृश्य में जो है इस तरह की, या कभी भी नहीं रहा होगा कि अलग अलग जाने के लिए अलग अलग किराया देना पड़ता है। तो लेकिन उन्होंने कहा समान होनी चाहिए। इसी तरह इसकी भी इस तथ्य की भी इन्होंने आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने जो वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत भी की, न्यूनतम सकल लागत भी की तुलना भी अलग तरह की। उन्होंने कहा न्यूनतम लागतों सबसे कम परिवहन में देना पड़े और न्यूनतम जो है सकल भी जो लागत भी दी है, कितना कम से कम हम किसी प्रोडक्शन को लगाने में, जो प्रोडक्ट करने में किसी भी चीज को कम से कम व्यय करें, तो ये तो बिल्कुल तार्किक नहीं होगा। तो ये इसकी आलोचना की गई।
इसके अलावा इन्होंने श्रम के गुणांक, लागत एवं अन्य प्रकार की लागतों में अंतर संबंध स्थापित होना चाहिए, न कि उनके भार में। उन्होंने ये इस चीज को तो कहा कि श्रम के गुणांक और श्रम लागत और को तो माना था, लेकिन उन्होंने परिवहन लागत को भी उसको जोड़ दिया, तो इसलिए श्रम का जो इंडेक्स था उसको भी विद्वानों ने इसकी आलोचना की। इसके अलावा वेबर ने एकत्रीकरण और समक्षेत्र संबंधी परिकल्पनाएं भी असर हैं। वेबर ने जो एकत्रीकरण और समान तरह का धरातल होगा, उसमें इसका परिवहन सर्वसुलभ पदार्थ होगा, इस तरह की जो मान्यताएं थी, वो जो है भी वास्तविक ऐसा होता नहीं है। कोई चीज किसी खास जगह में किसी चीज में कोई मिलती है, सब जगह सर्वत्र सुलभ पदार्थ होना संभव नहीं है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, धरातलीय दृष्टिकोण से भी। तो इसलिए जो है इसकी भी विद्वानों ने आलोचना की कि हर जगह एक से समान पदार्थ मिलते नहीं है। वेबर ने उद्योगों की अवस्थित में स्थानीकरण त्रिभुज का था। उन्होंने कहा कि किसी उद्योग किस जगह पे किस बिंदु पे स्थापित होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने त्रिभुजीकरण विधि को अपनाया था। जबकि परिवहन खर्च को वास्तविक जगत में पाई जाने विशेषताओं के आधार पर स्थानीय त्रिभुज में परिष्कार करके सामना बिंदु का पता लगाया जा सकता है। यानी कि कोई भी उद्योग कहाँ पे लगाए स्थापित होना चाहिए, इसको करने के लिए वेबर ने जो परिवहन की पर कितनी दूरी से सामान लाया जाएगा, कितनी दूरी पर कच्चा माल भेजा जाएगा, इसके लिए जो त्रिभुज विधि तो उन्होंने कहा कि विद्वानों ने इस तथ्य की भी आलोचना की कि स्थानीयकरण त्रिभुज में परिष्कार करके स्थापना बिंदु का पता लगाया जा सकता है। इसलिए हम वेबर के उद्योगों के अवस्थिति संबंधी सिद्धांत की आलोचनाओं कई दृष्टिकोण से उपयोगी भी है। बहुत आलोचना हुई, फिर भी उन्होंने कोशिश तो की कि उद्योगों कहाँ पे उद्योग स्थापित हो, कच्चे माल की जगह हो या फिर मार्केट के नजदीक हो या फिर परिवहन दर कम से कम हो लगे, परिवहन का भाड़ा भी किराया कम से कम लगे। और हालांकि उन्होंने जनता के लिए या इस ढंग से सोचने की कोशिश की कि उद्योगों में जो पैसा लग रहा है, पूंजीपतियों के पास जो पैसा जा रहा है, उसको कम से कम उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन लागत कम लगेगी तो मार्केट में सस्ता माल उपलब्ध होगा, आम जनता की भलाई के संदर्भ में सोचा होगा। तो इस ढंग से तो ठीक था, लेकिन ऐसा धरातल में जो फिजिकल कंडीशन है, इस ढंग से एक ही माल जो है चारों ओर मिल रहा है, फैक्ट्री बीच में लगे, बाजार एक हो, सभी लोग वहीं से सामान करें खरीदें, परिवहन की जो लागतें हैं वो बिल्कुल भी एक सी हो चारों दिशाओं में जाने के लिए। तो इस तरह की जो मान्यताएं थी वो जो उनकी मान्यताएं थी अपने सिद्धांत को संदर्भ में, लेकिन उसकी विद्वानों ने आलोचना की। फिर भी हम कह सकते हैं कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी अगर हम विश्लेषण करें तो ये एक महत्वपूर्ण एक साहसिक आरंभिक कदम था जब उन्होंने उद्योगों के बारे में, मजदूरी के बारे में, श्रमों के बारे में, पूंजीपति के बारे में, मार्केट के बारे में सोचा था। तो अपने आप में उनका जो ये योगदान है, उन्होंने एक आरंभिक कदम था इनका उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत को बनाने में। इसलिए इसको जो है अन्य विद्वानों ने आगे जाके इसको परिष्कृत किया, उनको एक कहीं बेस तो मिला सोचने के लिए। तो इसलिए जो है आज भी सिद्धांत को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि आर्थिक भूगोल वाले या इकोनॉमिक्स वाले जो है बाजार के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए, डिमांड को अधिक से अधिक पूर्ति के लिए जो सिद्धांत बनाए गए, उसको बेसिक रूप से हमेशा जो है वेबर के सिद्धांत की अध्ययन करना उनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। आप लोग सुन रहे हैं बच्चे? yes. समझ में आया कुछ? ठीक है, इसका मैं कुछ डायग्राम भी है, इसमें वेबर का मॉडल बना हुआ है, त्रिभुजीकरण मॉडल भी है, और उन्होंने आइसोडीपिन कैसे रखते हैं, मजदूरी कैसे तय होती है, परिवहन कैसे तय होता है, उसके लिए जो कुछ डायग्राम बनाए, मैं आपको उसके कंटेंट वो भेज दूंगी, कंटेंट बना के भेज दूंगी, आप लोग उसको पढ़िएगा। अगर किसी को लगता है कुछ पूछना है तो आप उसके अलावा पढ़ने के बाद भी पूछ सकते हैं। ठीक है।